Hello everyone, I hope you are all doing well. So friends, today we will discuss 8 September current affairs. So फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लाइक 8 सितंबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे एंड जो भी आपके डाउट्स जो भी क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एंड अपार्ट ऑफ दिस जो आपके पर्टिकुलर कोई क्वेश्चंस होंगे या कोई टॉपिक ऐसा होगा जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते हैं तो भी आपको उस पे एक नई वीडियो एंड अगर टाइपिंग सॉल्यूशन से काम चल जाएगा तो टाइप करके भी आपको सॉल्व वो क्वेश्चंस कर दिया जाएगा। प्लस फ्रेंड यहाँ पे आप फेसबुक इंस्टा टेलीग्राम ग्रुप सभी ग्रुप को ज्वाइन करिए एंड यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करिए जिससे कि जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस वीडियो पे इस चैनल पे अपलोड किया जाए वीडियो के माध्यम से या इन ग्रुप्स पे अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लस फ्रेंड अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा बाय प्ले स्टोर। तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर दे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल से लेते हुए एंड आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो ऐप का नाम है फ्रेंड द सिलेक्शन क्लासेस एंड यू कैन डाउनलोड दिस ऐप बाय प्ले स्टोर। सो फ्रेंड आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड एंड पहला क्वेश्चन है आपका रेजोल्यूशन 1373 ऑन काउंटर टेररिज्म जो हाल में ही खबरों में था किस संगठन से जुड़ा हुआ था। तो फ्रेंड एक रेजोल्यूशन रिसेंटली अभी पास हुआ है और वो रेजोल्यूशन आपका है 3073 जो कि काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है। तो ये फ्रेंड किस ऑर्गेनाइजेशन या किस संगठन से रिलेटेड है। सो वो संगठन है आपका यूएनएससी। लाइक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे वैसे आरबीआई से भी एंड आईसीजे भी है। आईसीजे इन द सेंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जस्टिस प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल लेवल पे केसेस को देखता है। सो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन नहीं है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएनएससी। तो रेजोल्यूशन इज नोन एज अ 1373। सो आप जानते हैं फ्रेंड एक आपका यूनाइटेड नेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वर्क करती है एंड उसके सिक्स ऑर्गन है फ्रेंड। इवन देन यूनाइटेड नेशन पे मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो बना के दूंगा जिससे कि यूनाइटेड नेशन पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके हो पाए। सो यूनाइटेड नेशन के जैसा कि मैंने बताया सिक्स ऑर्गन होते हैं और उन्हीं में से एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को हिंदी में सुरक्षा परिषद भी बोलते हैं। तो सुरक्षा परिषद द्वारा 28 दिसंबर 2001 को लाइक 28 सितंबर 2001 को आतंकवाद के खिलाफ 1373 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। यह अमेरिका पर 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के बाद अपनाया गया। सो फ्रेंड फाइनली ये हुआ क्या, जस्ट एग्जांपल। तो एक बार अमेरिका पे लाइक 11 सितंबर को 2001 के टाइम पे अमेरिका पे 11 सितंबर को एक आतंकी हमला हुआ था। तो ऐसा आतंकी हमला कभी ना हो एंड ऐसे आतंकी हमले को रोकने के लिए प्रिवेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो बॉडी है उस बॉडी ने रेजोल्यूशन 1373 को लॉन्च हुआ। एंड ये रेजोल्यूशन आपका रिलेटेड है या किस टॉपिक के ऊपर है, दैट इज नोन एज अ काउंटर टेररिज्म। एंड हाल में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 20 years आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन 3073 शीर्षक से एक खुली बहस आयोजित की गई थी जिसमें विश्व स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने पर फोकस किया गया था। तो फ्रेंड आप जानते हैं कि जैसा कि 2001 में इस चीज को तो लॉन्च किया गया, लाइक इस रेजोल्यूशन को लाया गया, बट 20 साल बाद फिर से इसकी एक मीटिंग बुलाई गई एंड उस मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट हुआ, लाइक काफ़ी ज़्यादा उस पर बहस हुई। एंड फाइनली उस मीटिंग का एंड उस आर्गूमेंट का पर्पस यही था कि इंटरनेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे या वैश्विक स्तर पे आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, आतंकवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे विचार विमर्श किया गया जिससे कि फर्दर किसी भी कंट्री पे किसी भी तरीके का टेररिज्म नहीं हो या अगर टेररिज्म हो रहा है तो उनको कंट्रोल किया जा सके, उन्हें प्रिवेंट किया जा सके, उन्हें रोका जा सके। सो इसी के साथ फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्लस यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मेंशन हैं सब
केशव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, फेसबुक ने किस देश के प्लेटफॉर्म पर समाचार एक्सेस करने से रोक दिया है? ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फेसबुक आपका है, आई थिंक फेसबुक सभी यूज करते हैं, सभी जानते भी हैं। तो फेसबुक ने किस देश के प्लेटफॉर्म पर समाचार एक्सप्रेस करने से रोक दिया है? वो मतलब किसको रोका है फ्रेंड? फेसबुक पे समाचार एक्सप्रेस करने से, तो वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया कंट्री। वैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज जर्मन, सेकेंड इटली, थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ वन इज दक्षिण अफ्रीका। बट करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस चीजों को रोका है। प्लस फ्रेंड इसमें और भी कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसको भी देखते हैं। तो फेसबुक ने ये घोषणा या एक डिक्लेरेशन की कि उसने ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर समाचार देखने और साझा करने से रोक दिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई प्रकाशक फेसबुक पर समाचार सामग्री प्रकाशित करना जारी रख सकते हैं। लिंक और पोस्ट ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों द्वारा देख या साझा नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स और अंतर्राष्ट्रीय यूजर्स ऑस्ट्रेलियाई समाचार साझा नहीं कर सकते। तो फेसबुक ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लोगों पे या ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए जो फेसबुक पे समाचार होते थे उनको देखने और उनको साझा करने में, लाइक जो एक दूसरे को साझा इन द सेंस शेयर करना, लाइक जो एक दूसरे को शेयर करते थे, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे उनका कोई पर्सनल रीजन होगा फ्रेंड्स, तो वो हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं। फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ फेसबुक ने ऐसा बिहेव किया, लाइक ऑस्ट्रेलिया के साथ फेसबुक ने ये कहा कि आप फेसबुक से कोई भी समाचार ये चीज नहीं देख सकते, ना ही शेयर कर सकते हो, लाइक समाचार के एक्सेस पे रोक लगा दिया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। इसी के साथ फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैरिकम का मुख्यालय कहाँ पे है? कैरिकम का मुख्यालय फ्रेंड आपका गुयाना में है। लाइक करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स कैरिकम है क्या, इसको देखते हैं। कैरिकम का अर्थ है कैरिबियन कम्युनिटी। तो कैरिकम इन द सेंस कैरिबियन कम्युनिटी, जिसे 1973 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका मुख्यालय जॉर्ज टाउन गुयाना में है। फिर से देखते हैं फ्रेंड, कैरिकम इन द सेंस कैरिबियन कम्युनिटी, इसका स्टैब्लिशमेंट 1973 में किया गया, एंड इसका मुख्यालय जॉर्ज टाउन के गुयाना में है। एंड कैरिकम 20 देशों का एक समूह है। लाइक कैरिकम में टोटल 20 कंट्रीज हैं, जिसमें 15 सदस्य राष्ट्र और 5 सहयोगी सदस्य हैं। लाइक इसमें टोटल 20 मेंबर हो गए। इन 20 मेंबर को 15 एंड 5 में डिवाइड किया गया। 15 मेंबर्स राष्ट्र एंड 5 मेंबर सहयोगी मेंबर्स होंगे। इसका उद्देश्य अपने सदस्य के बीच आर्थिक एकीकरण एंड सहयोग को स्थापित करना है। लाइक ये जो 20 कंट्री का कैरिकम एक जो ग्रुप है, एक जो समूह है, इसका पर्पज यही है कि अगर इन 20 कंट्रीज में कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कोई फाइनेंशियल इशू होती है, तो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखने के लिए ये आपका कैरिकम को 20 देशों का एक ग्रुप स्टैब्लिश किया है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं फ्रेंड स्क्रीन पे, और वो क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस देश के मानव अधिकार रिकॉर्ड पर एक प्रस्ताव अपनाया? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो संयुक्त राष्ट्र लाइक ह्यूमन राइट को लेके यहाँ पे क्वेश्चंस किया गया, लाइक जो यूनाइटेड नेशन है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन है, सो हाँ, यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, तो उसने किस देश के मानव अधिकार रिकॉर्ड पर एक प्रस्ताव अपनाया है? तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे श्रीलंका। लाइक श्रीलंका को लेकर के एक अपना रिकॉर्ड प्रस्ताव अपनाया है। फ्रेंड अगर मैं
इंडिया में बात करूँ, लाइक इंडिया में भी एक ह्यूमन राइट एक्ट बनाया गया है। ह्यूमन राइट एक्ट आपका 1993 में बनाया गया, और इस ह्यूमन राइट एक्ट को बनाने का रीजन यही था कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, लाइक लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ह्यूमन राइट फ्रेंड होता क्या है? सो ह्यूमन राइट वो राइट्स होते हैं जो कि एक पर्सन को डिग्निटी फुल लाइफ, लाइक गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 देखेंगे तो उसमें फंडामेंटल राइट है, एंड पार्ट 4 देखेंगे तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो ह्यूमन राइट की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि विदाउट फंडामेंटल राइट, विदाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कोई भी सिटीजन, कोई भी पर्सन एक डिग्निटी फुल लाइफ को जी नहीं सकता। और ह्यूमन होने के नाते, इंसान होने के नाते, हर एक इंसान का एक राइट है अपनी गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से, अपनी सॉवरेन पावर से, कि वो एक डिग्निटी फुल लाइफ जी सके। सो फ्रेंड, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल की जो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट काउंसिल है, तो उन्होंने श्रीलंका को लेकर के ये प्रस्ताव पारित किया है। प्लस फ्रेंड, यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है, लाइक जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है, और श्रीलंका में प्रमोटिंग रिकंसिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट इन श्रीलंका के नाम पर एक प्रस्ताव पारित किया है। लाइक जेनेवा में ये चीज पारित किया गया है, और इस पर्पज के उद्देश्य से इसे पारित किया गया। प्लस फ्रेंड, यहाँ पे ये भी है, परिषद के 22 सदस्य ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि भारत ने 47 सदस्य परिषद के बीच में मतदान से परहेज किया है। लाइक जब ये प्रस्ताव, इसके खिलाफ, लाइक ह्यूमन राइट काउंसिल ने जब श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, तो इसे 22 कंट्री ने सपोर्ट किया है। बाकी 47 कंट्री, जिसमें भारत भी है, उन्होंने मतदान नहीं दिया। मतदान नहीं देने का मतलब है कि उन्होंने न्यूट्रल रहना अपना उचित समझा, लाइक साइलेंट रहना ही उचित समझा। इसी के साथ फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका, अभी जो सबसे फेमस, सबसे लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है G20, उसके रिगार्डिंग है। तो वो हम देखते हैं फ्रेंड, आखिर G20 है क्या। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी दिल्ली में 8, 9 एंड 10 सितंबर को सारी चीज़ों को बंद किया गया है, लाइक क्लोज किया गया है, लाइक स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, शॉप, सब चीज़ें बंद है। इवन कर्फ्यू टाइप में सिचुएशन है, सभी जगह फोर्सेस है। तो ये है क्या, ऐसा क्यों हुआ है फ्रेंड्स? 3 दिन के लिए आखिर दिल्ली को क्यों बंद किया गया है? G20 क्या है? सो जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं, अभी G20 का आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1999 में। एंड जब इसका 1999 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो उसके बाद G20 में टोटल 20 मेंबर्स थे, एंड उनका पर्पज ये था कि इन 20 मेंबर्स के बीच में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। लाइक इन 20 स्टेट में कभी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन रखना, डेली ग्रोथ को डेवलप करना, एंड उसे मेंटेन रखना। इन सब पर्पस की वजह से 20 कंट्री का एक समूह बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया। उसमें आपका यूएसए, रसिया, जापान, इंडिया, लाइक जितनी भी बिग कंट्रीज हैं, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। लाइक डेवलप एंड डेवलपिंग दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो पहली बार तो जब G20 का समिट हुआ था, तो 2008 में जब हुआ था, एनुअली जब होने की बात हुई तो 2008 में भी हुआ, और वो यूएसए में हुआ। बस 2023 का जो 2023 में जो G20 का समिट हो रहा है फ्रेंड्स, वो इंडिया के दिल्ली में हो रहा है। एंड जो इंडिया के दिल्ली में सबमिट हो रहा है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे दिल्ली में, लाइक प्रेजेंट टाइम में, हर एक कंट्री के हेड आए हैं, लाइक पीएम या वहाँ के प्रेसिडेंट या जो भी वहाँ के किंग है हेड, वो आए हैं, प्लस उनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। तो 20 कंट्रीज से ज़्यादा महान महान जो 20 कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज है, तो उनके कई सारे रिप्रेजेंटेटिव, उनके बहुत सारे हेड आए हैं। इसकी वजह से दिल्ली को बंद किया गया है, सिक्योरिटी पर्पज की वजह से। एंड G20 का फ्रेंड इंडिया मीटिंग कब से कब तक था? 27 नवंबर से लेके ये 31 दिसंबर तक चलेगा। एक डेवलपमेंट ट्रैक है फ्रेंड। प्लस यहाँ पे ये भी है कि इसके 2 ट्रैक हैं, फिनांस ट्रैक एंड डेवलपमेंट ट्रैक। प्लस फ्रेंड, फिनांस ट्रैक किसके थ्रू मैनेज होता है? इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू। एंड डेवलपमेंट ट्रैक आपका कोऑर्डिनेटर बाई शेरपा के थ्रू मैनेज होता है। प्लस फ्रेंड, यहाँ पे ये भी है,
द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर विल प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट टू द शेरपा। सो ये फ्रेंड मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताया। एंड इसके अलावा भी लाइक इस पार्ट ऑफ दिस भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं G20 को लेके, लेकिन मैंने वन ऑफ द मोस्ट चीज़ें आपको बताया। तो आई होप आपको चीज़ें फ्रेंड्स क्लियर होगी। एंड फिर भी कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं? तो नाटो इन द सेंस फ्रेंड एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नोन एज अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका शॉर्ट नेम हो गया नाटो। एंड नाटो का फ्रेंड अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुआ। ये दोनों चीज आप लर्न रखेंगे। और इसका पर्पज क्या था? जो राजनीतिक और सैन्य साधन के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। लाइक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1949 में किया गया, और इसका पर्पज क्या है कि जो भी नाटो लाइक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, जो भी इसके सदस्य हैं, तो अपने सदस्यों को, अपने मेंबर्स को स्वतंत्रता एंड सुरक्षा की गारंटी देता है। कि जस्ट एग्जांपल, आप अपने कंट्री में इंटरनल एक्सटर्नल सॉवरेन हो, आपके कंट्री के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, और ये जिम्मेदारी नाटो की रहती है। लाइक जो बहुत सारे कंट्रीज का ग्रुप है, ये जिम्मेदारी उनकी रहती है कि सारे मेंबर्स को स्वतंत्रता एंड सुरक्षा की गारंटी दें। तो और इसी ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेंड अभी रिसेंटली महासचिव बनाया गया है जेंस स्टोल्टनबर्ग को। तो जेंस स्टोल्टनबर्ग को नाटो का सेक्रेटरी बनाया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इसी के बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो अभी आप जानते हैं फ्रेंड, यूएसए ने, या यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सो इसे हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया का लाइक बोलने में स्वतंत्रता को लेकर के क्या रैंक आई है? लाइक आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट 3 है, एंड उस पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट मेंशन है, और फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में है। एंड उसी में एक आर्टिकल 19 है, उसका क्लॉज फर्स्ट, उसका सब क्लॉज ए है। सो इस क्लॉज में बताया गया है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच and expression is our fundamental right, and speech and expression also include न्यूज, लाइक बोलने के राइट को इंक्लूड करता है, न्यूज के राइट को इंक्लूड करता है, राइट टू नो भी है इसमें, राइट टू प्रोड्यूस आइडिया भी है। मतलब बहुत सारे राइट्स इस आर्टिकल में, लाइक 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में। तो लाइक फंडामेंटल राइट होते हुए भी प्रेस की स्वतंत्रता को इंडिया में क्या कौन सा रैंक मिला है? तो वो रैंक फ्रेंड मिला है इस बार यहाँ पे बी, लाइक 150 रैंक मिला है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लाइक 2022 में ये रैंक मिला जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड फर्स्ट रैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक इस रिपोर्ट ने जो रिपोर्ट जारी किया तो 150 रैंक तो इंडिया का है। एंड नॉर्वे प्रथम स्थान पे रहा, लाइक नॉर्वे का 92.65 अंक, मतलब अंक रहा है, नंबर रहा, इसको पहला स्थान मिला। और यहाँ पे अंतिम स्थान लाइक लास्ट वाला रैंक रहा साउथ, यहाँ पे लास्ट वाला रैंक रहा उत्तरी कोरिया का। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। सो इसी के साथ फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क लाइक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? सो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आपका अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि जो बाइडेन जी हैं उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। सो यूएसए कंट्री के थ्रू इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को प्रस्तावित किया गया। प्लस फ्रेंड इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी देखते हैं, लाइक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लाइक IPEF
इसे हिंदी में भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा कहा जाता है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समग्रता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने के उद्देश्य से भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने या मजबूत बनाने की इरादा रखती है। 13 देशों का ये गठबंधन दुनिया की कुल जीडीपी का 40% प्रतिनिधित्व करता है। सो आपने देख लिया फ्रेंड, फाइनली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका पर्पज क्या था कि हिंद प्रशांत के क्षेत्र में स्थिरता, लचीलापन, समग्रता, आर्थिक विकास को लाना है, जिससे कि सभी जो कंट्रीज हैं, 13 देशों का जो समूह है, उनमें अच्छा सा लाइक एक कंपटीशन मेंटेन है, एक अच्छा आर्थिक विकास हो, और ये टोटल वर्ल्ड का 40% जीडीपी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके 8 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इन क्वेश्चंस को लेके कहीं कोई डाउट, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चंस होता है, कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ दिस और भी जो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, लाइक कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा करंट अफेयर, जीके या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी आपको रिप्लाई किया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, तो जो सिलेक्शन क्लासेस ग्रुप सिलेक्शन क्लासेस आपका चैनल है या एक ऐप है, तो इस ऐप को आप बाय प्ले स्टोर डाउनलोड करके मॉक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारे ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहे तो उनकी वीडियो आप तक या उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।